जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। साथियों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 में जो साथियों हिंदी पूछी जाती है, जिसमें 37 प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, उसी का प्रैक्टिस सेट है साथियों। और आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखना है। उसके बाद आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताएगा कि आपके कितने प्रश्न हो पा रहे हैं। और साथियों, ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही लाजवाब होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को साथियों, बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है, जयद्रथ वध किसकी रचना है साथियों। आपको एक एक प्रश्न का उत्तर ध्यान से देना होगा। उसके बाद आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल मत ये सोचिएगा कि हमारे कम नंबर आ रहे हैं तो मैं क्या कमेंट करूँ, नहीं सर, बिल्कुल आप कमेंट करिए। तो जयद्रथ वध किसकी रचना है साथियों। महादेवी वर्मा की है, मैथिली शरण गुप्त की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, सुमित्रा नंदन पंत की है। तो जयद्रथ वध किसकी रचना है साथियों, तो मैथिली शरण गुप्त की है रचना जयद्रथ वध। ठीक है, जयद्रथ वध जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है साथियों। अगला प्रश्न है, बुंदेली का क्षेत्र है पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, झांसी, जालौन, दतिया, आगरा, मथुरा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर। तो बुंदेली किस किस क्षेत्र में बोली जाती है साथियों, तो साथियों झांसी, जालौन और दतिया, ये आपका राइट आंसर होगा। इन सब क्षेत्रों में बुंदेली भाषा का प्रयोग होता है। बुंदेली पश्चिमी हिंदी की ओकार बहुला वर्ग की बोली है। यह उत्तर प्रदेश के झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर तथा मध्य प्रदेश के सागर, ओरछा, दतिया तथा होशंगाबाद में बोली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे साथियों। ज्ञानोदय, आजकल, दिनमान, हंस। तो प्रेमचंद साथियों जो है वो हंस पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद थे। इसका प्रकाशन सन 1930 ईस्वी में बनारस से प्रारंभ हुआ था साथियों। अगला प्रश्न है, व्यास सम्मान प्राप्त शिव प्रसाद सिंह की कृति नीला चांद किस विधा की रचना है। उपन्यास है, महाकाव्य है, आत्मकथा है, नाटक है। तो इस प्रश्न से साथियों आपको क्या क्या देखने को मिला। व्यास सम्मान प्राप्त शिव प्रसाद सिंह की कृति है नीला चांद। तो नीला चांद किसकी कृति है, शिव प्रसाद सिंह की, और इनको व्यास सम्मान मिला है। और यह कौन सी विधा है ये भी पता होने वाला है। तो साथियों यह जो है एक उपन्यास है। तो नीला चांद क्या है, एक उपन्यास है साथियों। ठीक है, वर्ष 1992 में व्यास सम्मान प्राप्त शिव प्रसाद सिंह की कृति नीला चांद एक उपन्यास विधा की रचना है। यह इतिहास का एक जीवंत दस्तावेज है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है, तिलांजलि देना इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है साथियों। मार देना, जला देना, त्याग देना, नाश कर देना। तो तिलांजलि देना इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होगा। तो साथियों त्याग देना आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तिलांजलि देना माने मुहावरे का जो अर्थ होगा वो त्याग देना होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो लोकोक्ति का सही विकल्प है। कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना। क्या होगा इसका, आपको लोकोक्ति का सही विकल्प चुनिए। परिस्थितियां कभी एक सी नहीं रहती, अधिक परिश्रम कम लाभ, थोड़े में बहुत कुछ कहना, या फिर एक निष्ठ होकर काम करना। तो कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना। तो क्या होता है, तो साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है परिस्थितियां कभी एक सी नहीं रहती। ठीक है, उसी को कहते हैं कभी घी घना तो कभी मुट्ठी भर चना। ठीक है, कभी घी घना तो कभी मुट्ठी भर चना लोकोक्ति का जो अर्थ है साथियों वो परिस्थितियां कभी एक सी नहीं रहती होंगी। ठीक है, वाक्य प्रयोग अगर देखें तो व्यापार में कभी ज़्यादा लाभ तो कभी ज़्यादा नुकसान लगा ही रहता है, इसलिए कहते हैं कभी घी घना तो कभी मुट्ठी भर चना। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा की करके करुणानिधि रोए में कौन सा रस है साथियों। वियोग, श्रृंगार, रौद्र, करुण या फिर शांत। तो देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए में कौन सा रस है साथियों, तो आपका जो रस होगा वो होगा करुण रस। ठीक है, करुण रस आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए में करुण रस है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा की दशा देखकर अपने आंसू बहा रहे हैं। जहाँ नायक और नायिका के विरह बिछड़ने का वर्णन हो साथियों वहाँ पे वियोग श्रृंगार कहा जाता है। जैसे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। ठीक है, तो ये था आपका वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण।
अगला प्रश्न है, वह जिधर डैश डैश जीवन लहरा उठा, जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा। साथियों आप लोग बताइए कमेंट करके कि रस कितने प्रकार के होते हैं। तो वह जिधर डैश डैश जीवन लहरा उठा, जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा, मुड़ा गया रुका बहा। तो क्या होगा? वह जिधर, साथियों आपका जो राइट आंसर होगा मुड़ा होगा। वह जिधर मुड़ा जीवन लहरा उठा, जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा। ठीक है, दिए गए रिक्त स्थान में मुड़ा शब्द भरा जाएगा, अतः पूर्ण वाक्य होगा वह जिधर मुड़ा जीवन लहरा उठा, वह जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, उसी को पहचानना है। प्रिंस बिस्मार्क एक निर्दयवान शासक था। भारतीय सैनिक जान पर कुर्बान होने के लिए तत्पर रहते हैं। मीरा आटा गूंथ रही है। राम और श्याम घनिष्ठ मित्र हैं। तो एक वाक्य शुद्ध है साथियों, उसको पहचानना है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा राम और श्याम घनिष्ठ मित्र हैं। ठीक है, राम और श्याम जो हैं वो घनिष्ठ मित्र हैं, वाक्य शुद्ध है। अन्य वाक्यों के शुद्ध रूप इस प्रकार हैं, देख लीजिए। प्रिंस बिस्मार्क एक निर्दयी शासक था। भारतीय सैनिक देश पर कुर्बान होने को तत्पर रहते हैं। मीरा आटा गूंथ रही है। ये आपके शुद्ध वाक्य हैं। ठीक है, जो अशुद्ध वाक्य थे उनका शुद्ध रूप है ये। अगला प्रश्न है, मथुरा किस राज्य में है? यह किस प्रकार का वाक्य है साथियों? निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। तो मथुरा किस राज्य में है आपको बताना है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो साथियों यह जो है प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है कि मथुरा किस राज्य में है। तो प्रश्नवाचक वाक्य आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मथुरा किस राज्य में है, यह प्रश्नवाचक वाक्य है। अर्थ के आधार पर साथियों वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। एक होता है विधिवाचक, एक होता है निषेधवाचक, एक होता है आज्ञावाचक और एक होता है प्रश्नवाचक। और बचे जो 4 होते हैं वो उनमें से विस्मयवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और एक होता है लास्ट संकेतवाचक। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो बताइए मिश्र वाक्य पहचानिए साथियों कौन सा है इसमें से। तो ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, यह आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ठीक है साथियों, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो तथा दोनों वाक्य आपस में जब तब जहां वहां अगर तो इत्यादि से जुड़े हों तो उन वाक्यों को मिश्र वाक्य की श्रेणी में रखा जाता है साथियों। जैसे ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, राम नहीं आता तो गीता चली जाती, जैसे तो आ गया, ज्यों ही आ गया। ठीक है, और उदाहरण देखिए, जहां राधा नाचती वहां भीड़ जुट जाती। तो जहां वहां ये सब क्या है, मिश्र वाक्य के परसर्ग हैं। पहचानने का तरीका है साथियों। अगला प्रश्न है, निशाचर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, नंज समास है, बहुव्रीहि समास है। तो निशाचर में कौन सा समास है साथियों बताइए। तो बहुव्रीहि समास आपका राइट आंसर होगा निशाचर में। निशाचर में बहुव्रीहि समास है। निशाचर का समास विग्रह अगर करें तो निशा में विचरण करने वाले को ही निशाचर बोलते हैं। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो साथियों, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, जैसे दशानन 10 हैं आनंद जिसके अर्थात मैं रावण की बात कर रहा हूँ। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका अर्थात मैं शिव की बात कर रहा हूँ। तो कोई अन्य पद जब प्रधान हो जाता है साथियों तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाता है। अगला प्रश्न है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहिधनकार, बहिष्धन अकार, बहिधनकार, बहिर्धनकार। तो बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बहिधनकार। ठीक है, ये बहिष्कार का संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है, गाय का पर्यायवाची क्या होगा? धेनु, अरुण शिखा, चतुष्पद, वासुकी। तो बताइए गाय का पर्यायवाची क्या होगा साथियों। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा धेनु, गाय का पर्यायवाची है। गाय का जो पर्यायवाची है वो धेनु है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं जैसे गौरी, सुरभि, भद्रा, गो इत्यादि हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है। आपको क्षणिक का विलोम बताना है, क्या होगा? अनित्य होगा, शाश्वत होगा, आंगिक होगा या फिर अचिर होगा। तो क्षणिक का विलोम बताना है साथियों। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा शाश्वत। ठीक है, शाश्वत आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा क्षणिक का विलोम। देखिए क्षणिक का जो विलोम होगा वो शाश्वत होता है।
अनित्य का जो होगा वो नित्य होता है, अचिर का होता है चिर। ठीक है। अगला प्रश्न है, लड़का और दादा शब्दों के लिंग परिवर्तन में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है साथियों? या, ई, नी, आनी। तो लड़का और दादा शब्दों के लिंग परिवर्तन अगर करें तो कौन सा प्रत्यय का प्रयोग होगा, बताइए। तो साथियों ई प्रत्यय का यूज होगा। लड़का से अगर मैं लड़की बनाऊंगा, मैंने लिंग चेंज करूंगा तो लड़का से लड़की होगा, तो लड़की ई प्रत्यय लगा, दादा दादी ई प्रत्यय लगा, तो ई प्रत्यय का प्रयोग करने से लिंग परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। लड़का और दादा शब्दों के लिंग परिवर्तन में ई प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य करण कारक का उदाहरण नहीं है? नहीं है और है में विशेष ध्यान देना है आपको, एग्जाम में भी और यहाँ भी, क्योंकि जल्दबाजी में अक्सर स्टूडेंट गलत कर देते हैं। तो आपको उदाहरण नहीं है पूछा है, न कि है। तो ठीक है, पूरे प्रश्न को पढ़ना है, प्रश्न पूरा पढ़ना है। सब ही भागी को रोते हैं, मैंने लाठी से सांप मारा, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, वह कलम से पत्र लिख रही थी। तो कौन सा वाक्य करण कारक का उदाहरण नहीं है साथियों? तो आपका जो राइट आंसर है वो है सब ही भागी को रोते हैं। ये करण कारक का उदाहरण नहीं है। कारक कितने होते हैं साथियों? वो होते हैं 8। ठीक है, सब ही भागी के रोते हैं वाक्य करण कारक का उदाहरण नहीं है, जबकि दिए गए अन्य विकल्प जो हैं करण कारक के उदाहरण है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में भाववाच्य का उदाहरण है, उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता। इसे एक कर लीजिएगा रोमन वाला। ठीक है, उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, राम पत्र लिखता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। तो आपको बताना है भाववाच्य का उदाहरण इनमें से कौन सा होगा। तो भाववाच्य का जो उदाहरण होगा साथियों वो होगा आपका उससे बैठा नहीं जाता, भाव खा रहा है, और एक राम से खाया नहीं जाता, ये भी भाव, अरे मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, तो सब भाव खा रहे हैं। तो यहाँ पे भाववाच्य का उदाहरण होगा साथियों। तो आपके पहला और दूसरा जो है वो भाववाच्य का उदाहरण है। देखिए, तो आपका जो विकल्प होगा पहला और दूसरा बिल्कुल राइट होगा। उससे बैठा नहीं जाता एवं राम से खाया नहीं जाता, ये दोनों वाक्य भाववाचक के उदाहरण हैं। क्रिया का वह रूपांतर जिसे कर्ता कर्म या भाव की प्रधानता प्रकट होती है वाच्य कहलाता है। भाववाच्य में क्रिया भाव के अनुरूप होती है, इसमें सदैव अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। भाववाच्य की क्रिया सदैव एक वचन में होती है साथियों, ये याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है, मैं जाता हूँ, राम घर गया था, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा। तो निम्न में भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? तो साथियों राम जो है घर गया था, ये भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है, दिए गए वाक्यों में राम घर गया था वाक्य भूतकाल यानी पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। भूतकाल में क्रिया के व्यापार की समाप्ति का बोध होता है, जबकि मैं जाता हूँ वह आ रहा है वर्तमान काल का, तथा वह पुस्तक पढ़ेगा साथियों भविष्य काल का वाक्य है। ठीक है, काल की संख्या 3 होती है। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए, संसार, गौरव, समुदाय, अश्विनी। तो स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अश्विनी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। अश्विनी शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि अन्य विकल्प के शब्द जो है वो पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। माने भर जो है वो आपका क्या है? संबंध सूचक अव्यय है, विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है, समुच्चय बोधक अव्यय है। तो भर आपका क्या होगा? रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो जो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा संबंध सूचक अव्यय है। ठीक है, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित भाग में संबंध सूचक अव्यय है साथियों। ठीक है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है और नहीं है में विशेष ध्यान दीजिएगा। मोहन दूध पीता है, श्याम ढोलक बजाती है, प्रियांशु साइकिल चलाती है, बालक दौड़ता है। तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है बालक दौड़ता है। तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बाकी सब में मोहन दूध पीता है, क्या पीता है? दूध निकल आया आंसर। श्याम ढोलक बजाती है, क्या बजाती है? ढोलक, तो आंसर निकल के आया। प्रियांशु साइकिल चलाती है, क्या चलाती है? तो साइकिल चलाती है, इसमें भी आंसर निकल आया। तो जहाँ पे क्रिया में क्या का प्रश्न करें और आंसर उत्तर अगर निकल के आ जाए साथियों तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया, और उत्तर न निकले तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया होगा। ठीक है,
बालक दौड़ता है वाक्य अकर्मक क्रिया के उदाहरण है, अन्य विकल्प सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है दयालु, कृपालु, खिलाड़ी, धार्मिक। तो खेलना शब्द से बना जो विशेषण है उसे पहचानना है। तो साथियों, खेलना शब्द से जो बना विशेषण होता है वो होता है खिलाड़ी। ठीक है, खिलाड़ी आपका राइट आंसर होगा। खेलना शब्द से बना विशेषण जो होगा वो खिलाड़ी होगा। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए साथियों उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब विशेषण कितने प्रकार के होते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। इस वाक्य में खुद ही पद में सर्वनाम का कौन सा भेद है? अब सर्वनाम का भेद बताइए कितने टाइप के होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम। तो मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया, कौन सा सर्वनाम का भेद है बताइए। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। इस वाक्य में खुद ही साथियों पद में निजवाचक सर्वनाम है। वाक्य में कर्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे आप, स्वयं, खुद, अपना इत्यादि। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं में प्रयुक्त अलंकार कौन सा होगा ये बताना है। अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुयुक्ति अलंकार। साथियों, कभी कभी प्रश्न कन्फ्यूजन में भी गलत हो जाते हैं। आप पढ़े तो होते हैं लेकिन कन्फ्यूजन में गलत हो जाते हैं कि क्या होगा, श्लेष होगा या यमक होगा या अनुप्रास। तो श्लेष यमक में ही कन्फ्यूजन होगा। तो बताइए कौन सा अलंकार होगा साथियों? तो यहाँ पे जो अलंकार होगा वो होगा यमक अलंकार। ठीक है, देखिए 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, इसमें यमक अलंकार है। साथियों, यहाँ 3 बेर के 2 अर्थ हैं, पहले का 3 बार तथा दूसरे का 3 फल। ठीक है, किसी कविता या काव्य में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और भिन्न भिन्न स्थानों पर उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पे यमक अलंकार होता है साथियों। ठीक है, अब आपको गद्यांश पढ़ना है ध्यान से, उसके बाद पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। तो आइए गद्यांश को पढ़ना शुरू करते हैं साथियों। गद्यांश है, हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है और हम इसके बिना रह नहीं सकते हैं। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही अथवा सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम सब इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज हम में से अधिकांश लोगों की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ और वाली बन गई है। ठीक है, तो साथियों ये आपका गद्यांश था। अब गद्यांश से पूछे गए क्वेश्चन को आपको बताना है। ये भी 5 क्वेश्चन बनेंगे, तो इसमें से आपको आंसर देना है। छलने की कला का हम किस प्रकार का उपयोग करते हैं? आवश्यकता अनुसार, पूरी निष्ठा से, सरलता से या फिर खुलकर। तो साथियों, हम जो है छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। तो खुलकर आपका राइट आंसर होगा। छलने की कला का हम खुलकर उपयोग करते हैं क्योंकि मानव जीवन में जो मानवीय गुण और संवेदना होनी चाहिए वह आज के परिवेश में गायब होती जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुंह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ इनमें से किस वाक्य से पता चलता है? साथियों, हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी इस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। मुंह में कुछ और मन में कुछ और। छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। हमारा जीवन पाखंड में बन गया और हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। तो कौन सा वाक्य से पता चलता है इस मुहावरे का अर्थ? तो साथियों, आपका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा मुंह में कुछ और मन में कुछ और। ठीक है, इसी में कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। ठीक है, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? पाखंड और दिखावे को, निष्ठा एवं विश्वास को, सरलता को, भाषा को। तो गद्यांश के अनुसार आपको आंसर देना है। हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है साथियों? तो पाखंड और दिखावे को बना लिया है हमने जीवन का अभिन्न अंग। ठीक है, हमने जीवन का अभिन्न अंग पाखंड और दिखावे को बना लिया है। मानवीय संवेदनाओं का स्तर गिरने से व्यक्ति में नैतिक क्षरण हुआ और जिसके कारण उच्च आदर्श को भूलकर पाखंड और दिखावे करने लगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है, यह जानते हुए कि बात गलत है हम उसके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं? क्योंकि दूसरों को छलना चाहते हैं, असत्य को सत्य में बदलना चाहते हैं, पाखंड और दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, हम दिखावा करना चाहते हैं। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा पाखंड और दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह जानते हुए कि बात गलत है हम उसके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं? क्योंकि हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। अगला प्रश्न है साथियों, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, क्या हो सकता है? सार्वजनिक जीवन, दिखावा, निष्ठा एवं विश्वास, पाखंड, आधुनिक जीवन का सत्य। तो क्या हो सकता है साथियों? तो जो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा साथियों वो होगा पाखंड और आधुनिक जीवन का रहस्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्वसनीय में कौन सा प्रत्यय है साथियों? नी, य, निया, ईय। तो विश्वसनीय में प्रत्यय कौन सा है ये बताना है। तो नीय प्रत्यय, ठीक है साथियों, नीय विश्वास से विश्वसनीय, तो नीय प्रत्यय है साथियों। अगला प्रश्न है, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, कौन सी क्रिया है बताइए। तो उसने नहाकर भोजन किया, पहले नहाया फिर भोजन किया, तो क्या होगा यहाँ पे? पूर्वकालिक क्रिया होगा साथियों। प्रस्तुत वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है। जब कर्ता एक क्रिया को पूर्ण करके तत्काल दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है साथियों तो वहां पे पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। मिठाई होगा, मीठा होगा, शहद होगा या फिर चीनी होगा। तो जलेबी में मिठास अधिक है, तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा मीठा। ठीक है। रेखांकित शब्द मिठास का जो विशेषण है वो मीठा होगा। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, साकेत है, प्रिय प्रवास है, कामायनी है या फिर लोकायतन है। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है साथियों? तो प्रिय प्रवास आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिऔध भी कहते हैं, द्वारा 1914 में रचित प्रिय प्रवास है साथियों। प्रिय प्रवास 17 सर्गों में आबद्ध भागवत पुराण पर आधारित रचना है। इस रचना पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। ठीक है, ब्रजांगना विलाप था, ये याद रखिएगा प्रिय प्रवास का अन्य नाम जो है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। गणपति चंद्रगुप्त ने हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। तो आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है? गणपति चंद्रगुप्त ने हरिऔध को कहा है। प्रिय प्रवास में कृष्ण और राधा का समाज सेवी रूप प्रकट हुआ है। इसमें राधा देश सेविका के रूप में चित्रित हैं। निराला के अनुसार हरिऔध हिंदी के सार्वभौम कवि हैं। खड़ी बोली, उर्दू के मुहावरे, ब्रज भाषा, कठिन, सरल, सभी प्रकार की ये कविताएं कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न विभूषित कवि कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, गुलजार, प्रदीप, इनमें से कोई नहीं। तो भारत रत्न विभूषित कवि कौन से हैं साथियों उसमें से? तो साथियों इनमें से कोई नहीं है। तो भारत रत्न किसको मिला है? इनमें से कोई नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला है। दिए गए विकल्पों में किसी भी कवि को भारत रत्न से विभूषित नहीं किया गया है साथियों। ठीक है। अगला प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मौर मुकुट मेरो पति सोई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है साथियों, हास्य रस है, करुण रस है या फिर शांत रस है? तो आपका जो राइट आंसर बनेगा साथियों वो है श्रृंगार रस। ठीक है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मौर मुकुट मेरे पति सोई। तो ठीक है, यहाँ पे श्रृंगार रस का उदाहरण है साथियों। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रृंगार का रस का वर्णन है। यह पंक्ति मीराबाई द्वारा रचित है, जिन्होंने श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करते हुए इन पंक्तियों की रचना की है साथियों। अगला प्रश्न है और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है साथियों, और यूपी पुलिस कांस्टेबल में 37 प्रश्न ही पूछे जाते हैं हिंदी के। तो 37 प्रश्न में आप कितना कर पाते हैं ये कमेंट जरूर करिएगा। अगर किसी साथी का कम स्कोर आता है तो वो बेझिझक अपना कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल संकुचाने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी उनके पास रिवीजन करने का मौका है। ठीक है, तो आप कमेंट करने में बिल्कुल हिचकिचाइएगा मत। तो साथियों हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन कौन से हैं? च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध श ख स ह। तो उसमें व्यंजन जो है साथियों आपके स ख स ह होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं वो आप बताइए। और अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन दोनों मिलाकर उनकी संख्या कितनी होती है ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। और आप कमेंट में प्रश्न नंबर जरूर डाल दीजिएगा साथियों।
इससे पता चल जाता है कि आप कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो स ख स ह होगा। तो साथियों वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और अपने साथियों तक शेयर वीडियो को जरूर करिएगा ताकि वो भी अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगा सकें, ताकि जो भी कमी रह गई हो वो उस कमी को पूरा कर लें एग्ज़ाम के पहले पहले। तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।